हेलो सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार अग्रवाल एडवोकेट है। मैं बिलासपुर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। जी बताइए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि कोई लड़की ने डाइवोर्स केस नहीं किया है और उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स केस किया है और वो देने के लिए तैयार है डाइवोर्स केस, सिर्फ वो इतना सा चाहती है कि जो उसके पेरेंट्स ने शादी में खर्च किए और शादी के बाद लड़के की वजह से कोर्ट केस में जो खर्चा हुआ और उसका जो गोल्ड है लड़के के पास, वो अपना वो उतना सा चाह रही है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर लड़का डाइवोर्स भी चाह रहा है और लड़का देना नहीं चाह रहा है। मेंटेनेंस जो कोर्ट ने बांधा है वो दे रहा है और वो बाहर से अप डाउन भी करे, तो इसके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे इस सिचुएशन में? देखिए, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत डाइवोर्स के लिए दो तरीके का प्रोसीजर अपनाया गया है। एक तो धारा 13 के अंतर्गत आप क्रूएल्टी और अन्य जो आधार पर डाइवोर्स ले सकते हैं, और दूसरा एक तरीका है कि आप दोनों आपसी सहमति से बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए तलाक ले सकते हैं, जिसके सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत दोनों पक्ष एक कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि हाँ हम इतना अमाउंट देंगे, हाँ हम इतना अमाउंट लेंगे। उस आधार पे, सेटलमेंट के आधार पे कोर्ट तत्काल विद इन ए मंथ या 2 मंथ, पहले क्या है प्रावधान ये था कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड रहता था। जैसे ही दोनों पार्टी डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद कूलिंग पीरियड 6 महीने बाद ही डाइवोर्स होता था। उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके आधार पे उसको वेव ऑफ कर दिया गया है और उसको हटा करके तत्काल डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें दोनों पक्षों को अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कोर्ट में, और वाइफ भी चाह रही है डाइवोर्स देना, लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट ये हो रहा है कि हस्बैंड उनको एक परमानेंट एलिमनी वो नहीं देना चाह रहे हैं, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों पक्ष को परेशानी झेलना पड़ रहा है। चाहे वाइफ को जैसे आगे मूव ऑन, दोनों पक्षों को जैसे आगे मूव ऑन करना है ना, या मूव ऑन नहीं करना है, तो भी सारे झगड़ों से मुक्त होकर के एक पीसफुल लाइफ जीना है दोनों पक्षों को। तो उसके लिए एक अच्छा है कि या तो आप सहमति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो रह जाइए केस खत्म करके, जो भी आप लोगों का टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से, और नहीं रहना चाहते हैं यदि, तो आप आपसी सहमति से जो भी अमाउंट का निर्धारण है परमानेंट एलिमनी के रूप में वो आप कर लीजिए, और उसके बाद जो है आप एक दूसरे को डाइवोर्स दे दीजिए बिना कोई आरोप प्रत्यारोप के। वो सबसे सरल कंडीशन, सरल तरीका रहता है मेरे हिसाब से। सर, मैं दूसरी चीज़ ये पूछना चाहती हूँ, जब नई लड़की, कोई भी न्यूली वेड्स शादी होती है और शादी के तुरंत बाद, जैसे कि आपके कोर्ट में जब भी कोई केस आता है तो उसको 1 साल से नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी होते हैं। एक दिन में या 1 महीने में कोई भी इंसान केस को जज, एडवोकेट नहीं समझ पाते, टाइम लेते हैं। जब एक नई लड़की की शादी होती है, किसी भी लड़की की, एक नए घर में वो जाती है जिसको वो जानती तक भी नहीं है, उनकी फैमिली को, वो तुरंत डिसाइड कर लेते हैं ये लड़की अच्छी नहीं है या लालची है, या फिर हर तरह की मन घड़त उनके घर वाले, और वैसे ही हस्बैंड फिर रिएक्ट करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि जब कोर्ट के अंदर आप 10 साल, 20 साल के बाद डिसीजन और ऑर्डर होते हैं लोअर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो कैसे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कोई भी हो, कैसे ये मतलब मेंटलिटी बन जाती है कि नहीं ये लड़की अच्छी नहीं है। सगाई से शादी तक के 4-5 महीने जब रहते हैं उसमें लड़की वाले गलत नहीं होते, मगर शादी के तुरंत 2 दिन के अंदर लड़की और लड़की की पूरी फैमिली फ्रॉड हो जाती है। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? अब इसमें दोनों पक्षों को, हस्बैंड वाइफ और उनकी फैमिलीज, इनको एक अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले की व्यवस्था एक पंचायत व्यवस्था होती थी, जहाँ पर दोनों पक्षों को बैठा करके या दोनों पक्षों के परिवारों को बैठा करके समझाया जाता था, और पहले दोनों पक्ष एक दूसरे से एडजस्ट करते थे। आजकल एडजस्टमेंट करने का जो थोड़ा ये है आपका जो तरीका है वो सब खत्म हो गया है। और दूसरा चीज़ जो है, तुरंत जज करना, ये तो गलत बात है। किसी भी नए शादीशुदा कपल को एक दूसरे को समझने का और ये करने का मौका देना चाहिए। उसके आधार पे ही कोई डिसीजन ले करके आगे अपनी पूरा जो ज़िंदगी, क्योंकि एक बार आप लिटिगेशन में गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वापस आप दोबारा जो है वापस शादीशुदा ज़िंदगी में लौटे।
क्योंकि इसमें फिर ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि एक तो आप लिटिगेशन बहुत सोच समझ कर करिए। जब आपको लगे कि नहीं अब मेरा बिल्कुल रहना संभव नहीं है, 2 बार 4 बार आप लोगों का मध्यस्थता फेल हो चुका है और आपको लगता है कि नहीं अब मेरे को किसी भी स्थिति में नहीं रहना है, उसी कंडीशन में आप लोगों को, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उसी कंडीशन में आपको आगे मूव ऑन करके और डाइवोर्स की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और डाइवोर्स की प्रक्रिया भी मेरे हिसाब से आप लोगों को संक्षिप्त अपनानी चाहिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को जो है आप लोगों को एक प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके कि भाई वाइफ यदि अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आई है और उसके बाद शादी हुई है, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, आपकी भी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो दोनों पक्षों को समझ करके, सोच करके, उनके फाइनेंशियल स्टेटस को सोच करके एक लमसम अमाउंट दे करके सब कुछ आपसी सहमति से सेटलमेंट करना चाहिए। सर यहाँ पर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, किसी की भी शादी होने के बाद अरेंज मैरिज में जब फैमिली मीटिंग होती है, और फैमिली मीटिंग नई नई शादी में ही 3 से 4 बार हो जाए, और उस 4 बार के दौरान में ना हस्बैंड की सिस्टर एंड हस्बैंड का भाई का इंटरफेयर ज़्यादा हो रहा है, और वही मीटिंग में मतलब ऐसा गार्जियन हैंडल कर रहा है और हस्बैंड क्वाइट है, तो ऐसी जगह पर वाइफ के मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि शादी मैंने हस्बैंड से की हूँ और हस्बैंड को मैं मैसेज करूँ, बात करूँ, तो ये ऑब्जेक्शन देवर को और उनकी जो माता जी हैं, माता जी को या सासू को क्यों होता है, मतलब मदर इन लोग को ये क्यों हो, ये क्या होना सही है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मीटिंग होती है, हस्बैंड नहीं चाहते अपनी वाइफ के साथ रहना, तो उस मीटिंग के में जो गार्जियन होते हैं, जो आते हैं लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से, जैसे अपनी तरफ से किसी को नहीं बुलाते, सिर्फ अपनी ही फैमिली को ही वो मीटिंग में रखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या वो उस समय वहाँ मीटिंग में बोल सकता है कि मैं लड़की के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे डाइवोर्स दिला दीजिए, तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फिर लड़के ने जो केस जाके पुलिस स्टेशन में केस करना, केस को फाइल करना, तो इससे क्या आप देना चाहते हैं, मतलब ये कौन सा बेटर है, मतलब ये उसको सिचुएशन कौन सी लेनी चाहिए डिसीजन, क्या वो जो किया वो सही है कि उसको बैठ के गार्जियन को ही बोल देना चाहिए था या लड़के को बोल देना चाहिए। दोनों एडल्ट थे, शादी 30+ में हुई है, दोनों एडल्ट हैं, और एडल्ट होने के बाद ये जो बचकाना हरकत हस्बैंड ने किया, किसी के कहने पर भी किया हो कि मेरी वाइफ ने मुझे मारा और मेरे फादर्स लॉ ने मुझे मारा, जबकि वो एडपर्जिन दीदी ऐसे केस में ना हो और ये झूठा पाया गया हो और हस्बैंड ने ही डाइवोर्स केस स्टार्ट की, एफआईआर स्टार्ट की, शुरुआत हस्बैंड की तरफ से हुई, चाहे हस्बैंड किसी की भी बात सुनकर किया हो, तो क्या उस सिचुएशन में वाइफ यदि जब वाइफ के साथ गलत किया गया, यदि वाइफ कोई एक्शन ले लेती उसकी के साथ रहते हुए, तो लड़के की जॉब जा सकती थी, उसका कैरियर स्पॉइल हो सकता था, और उस सिचुएशन में लड़की ने लड़के का कैरियर बचाया और रिलेशनशिप को मौका देते हुए वो चाहती थी कि घर बस जाए या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, या नहीं रहना चाहते हैं तो बैठकर ख़त्म कर दे, लेकिन उन्होंने उल्टा किया। कोई भी लड़का यदि उल्टा करता है कि उसको धमकाने के लिए, डराने के लिए कोर्ट केस, पुलिस की धमकी, वकील की धमकी, और फिर वो वाकई फैमिली मीटिंग में कुछ और बोलना कि मेरी माँ की बात नहीं सुनती है लड़की, अक्सर यही सब एलिगेशन आते हैं लड़कियों पर कि वो घर में झगड़ा करती है, मेरी माँ की बात नहीं सुनती है, तो और कोई एलिगेशन नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे हस्बैंड सुबह जॉब में जाते हैं, रात को आते हैं, घर में दिन भर कौन क्या कर रहा है ये तो सिर्फ घर में रहने वाले ही लोग ही जानते हैं। हस्बैंड तो घर पर आने के बाद ही ये जानता है कि क्या है, और वो जब माँ की सुनता है या बहन की सुनता है, भाई की, अपनी वाइफ की तो नहीं सुन रहे हैं, तो वो जैसे बोल रहे हैं वो उसी पर रिएक्ट करके डिसीजन ले रहे हैं। यदि तब भी वाइफ के साथ नहीं रहना है उसको, तो वो फैमिली मीटिंग अरेंज मैरिज में जब भी होती है तो वहाँ बोलकर ख़त्म कर सकता है। घर की बात घर के अंदर रह गई। पब्लिसिटी यदि कोई उनकी तरफ से कर रहा है और लड़की चुप है 2 साल 3 साल, फिर उसके बाद उसकी भी एक लिमिट है चुप होकर सुनने की। जब वो जवाब देना स्टार्ट करती है तो उसके ऊपर में डिफॉर्मेशन केस लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, मतलब क्या फैक्ट है? सबसे बड़ी बात जो है ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों को
जब वो लोग अकेले रहते हैं कमरे में ये करना है, तो सारा चीज़ों को डिस्कस करके दोनों पक्षों को समझना चाहिए। और जो रिश्तेदारों के द्वारा ज़बरदस्ती आग लगाया जाता है या एक प्रकार से भड़काया जाता है, ये किया जाता है दोनों पक्षों के, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली मुझे अपनी ज़िंदगी किसके साथ व्यतीत करना है, और उसके हिसाब से ही उनको डिसीजन लेना चाहिए। और जहाँ तक बात आप कर रहे हैं कि फैमिली में ही आगे रहना है नहीं रहना है तय करना, और अननेसेसरी जो है पुलिस कंप्लेंट या फिर लीगल नोटिस या फिर और कोई लीगल तरीके से मूव करके, चाहे पति पत्नी को करे या पत्नी पति को करे, तो इसको छोड़ करके परिवार में ही इस सब चीज़ों को डिसीजन करके एक सार्थक कदम उठाना चाहिए। जी सर। सर एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि कोई भी न्यूली वेड्स हो या हस्बैंड वाइफ की चाहे कितनी भी साल की शादी हो जाए, क्या कोई भी मदर इन लॉ, लड़के की माँ, अपने नए बेटे बहू के कमरे की चौकीदारी कर सकती है रात को कि वो गेट बंद करके न सोए? नहीं, ये गलत बात है। ऐसा तो बिल्कुल, प्राइवेसी कम से कम अपने बेटे बहू को प्राइवेसी देना चाहिए। किसी भी दिन भर आप बहू के साथ रह रहे हैं, बेटा जो है काम करने के लिए बाहर गया हुआ है, और यदि रात को शाम को लौट करके आ रहा है काम से, तो उसके बाद सास को भी चाहिए कि भाई थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस बेटे बहू को देना चाहिए। और इस प्रकार से यदि कमरा बंद करके यदि वो लोग कुछ बात कर रहे हैं तो उनको बातों को चुपचाप सुनना, या फिर कमरा ओपन करके जो भी बात करना है करो, इस टाइप से बोलना, ये गलत है मेरी नज़र में। सर बात तक सीमित है, रात को वो रूम बंद करके भी नहीं सो सकते हैं, और बेटे हस्बैंड भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं अपनी मदर को, तो ये क्या सही है? नहीं, ये तो एक प्रकार का क्रूएल्टी ही माना जाएगा। यदि आप रात को आप पति पत्नी यदि सो रहे हैं और कमरा ओपन करके यदि सोने बोला जा रहा है, तो ये एक प्रकार का आपके साथ एक प्रताड़ना ही हुआ, मेंटल क्रूएल्टी जिसको अपन बोलते हैं। और उसके बावजूद भी कुछ वाइफ नहीं लेती है स्टेप्स, वो चाहे तो ले सकती थी कि आखिर ऐसा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने हस्बैंड को, अपने ससुराल वाले को मौका दिया। उस मौके को फ़ायदा उठाते हुए, और जैसे कहते हैं ग्रांटेड ले लिया गया कि खामोशी भी, ज़्यादा खामोश रहने का अंजाम कुछ लड़कियों के साथ गलत हो जाता है कि वो खामोश है, कुछ एक्शन नहीं ले रही है, और ना लड़की के घर वाले ले रहे हैं, तो उनको ऐसा लगा हम जो बोले वो वही करेंगे और वही करेंगे। और यदि हस्बैंड शादी के बाद बोलता है कि तुम्हारे पापा ने या तुम्हारे फैमिली ने, लड़की को जो सुनाता है कि तेरे बाप ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया शादी में, तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी किसी की, क्योंकि ये मुद्दा मैंने कोर्ट में देखा है पिछले 10 साल से कि अक्सर हस्बैंड अपनी वाइफ को ये टॉन्ट करते हैं, और उसके साथ पहले हस्बैंड स्टार्ट होते हैं, फिर बाकी के घर वाले होते हैं। लेकिन कुछ केस में सिर्फ हस्बैंड टॉन्ट करते हैं कि तुम्हारे बाप ने शादी में कोई रुपया खर्च नहीं किया। तो मेरा एक सवाल ये जानना है कि बचपन में जब वो जन्म लेकर शादी तक का खर्चा क्या लड़के वाले ने उठाया, लड़की का, उसकी शादी तक का खर्चा, उसकी शादी के बाद का रस्म रिवाज का खर्चा, फिर उसने जो कोर्ट केस किया उसकी फाइटिंग का खर्चा, खाने पीने का, ट्रैवलिंग का, प्लस उसकी एडुकेशन का, लड़की का सारा, वो माँ बाप जो शादी अपनी बेटी की खुशी और घर बसाने के लिए करते हैं, उनके लिए तो वो शादी हुई और ना हुई तो बराबर हो गई। ऐसे घर में तो उस माँ बाप पर जो बीत रही है, और जो लड़के ये बोलते हैं अपनी वाइफ को तेरे माँ बाप ने तो 2 लाख भी खर्च नहीं किए शादी में, तो ये आप इसके ऊपर में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत बात है। इसमें क्या है, देखिए शुरू में चाहे वर पक्ष हो चाहे वधू पक्ष हो, दोनों को ये जानकारी रहता है कि लड़के की क्या कैपेसिटी है खर्च करने की, लड़की की क्या कैपेसिटी है। उसके आधार पे ही शादी का जो आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और उसके बाद यदि कोई लड़का पक्ष या लड़की पक्ष वाला ने ज़्यादा यदि कोई अमाउंट खर्च किया है शादी में, तो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, किसी ने कंपेल नहीं किया था आपको खर्च करने के लिए अमाउंट। और यदि आपने खर्च कर लिया अपनी स्वेच्छा से, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते, बाद में ये प्रताड़ित नहीं कर सकते कि आप जो है ज़्यादा खर्च किए हैं, इसलिए आपके घर वाले जो है उस जैसा आप बता रहे हैं कि शुरू से जो है लड़की के परिवार वाले जो माँ बाप हैं
उन्होंने उनके पैदा होने से लेकर के उनके बड़े होने तक और पढ़ाई लिखाई से लेकर के शादी तक का सारा खर्च वहन किया है। जैसे लड़के के ऊपर में लड़के के माँ बाप करते हैं, वैसे लड़की के ऊपर हाँ, में लड़की के करते हाँ, हैं। तो क्या हस्बैंड का अपनी वाइफ को टोन करना ये क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अधिकतर जो मामले हैं उसमें जो डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें यही सब रीज़न है कि ज़बरदस्ती जो हंसी मजाक के रूप में या फिर टॉन्टिंग के रूप में या फिर नीचा दिखाने के रूप में इस प्रकार की बातों को बोलते हैं, जिससे क्या होता है दोनों पक्षों के मन में एक असामान्य स्थिति आ जाती है और वो जो है एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगते हैं, जो आगे चल के तलाक या और जो ग्रेव कदम है जो और घातक कदम है उनके तरफ बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ को अवॉइड करके चाहिए कि सब सही तरीके से वो कंप्लीट हो जाए, सारा चीज़ रहे। सर एक चीज़ ये और जानना चाहते हैं कि आज जो भी मेंटेनेंस लड़की को कोर्ट के थ्रू मिलता है, कोर्ट के थ्रू वो मिलता है, वो हस्बैंड चाहे वो मेंटेनेंस को लड़की अपनी वाइफ को भी दे रहा है, जो शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक हस्बैंड की होती है अपनी वाइफ के प्रति, उसको वो नहीं निभा रहा और नहीं निभाते हैं और बाद में आकर कोर्ट में लड़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं जजों के सामने या फिर एडवोकेट में, जो भी ऐसी सीन क्रिएट हो रही है। यदि वो ये सब कुछ देखने के बाद भी, आज भी यदि देखने के बाद भी ये समझौता करके ख़त्म कर दे, दोनों फ्री हो अपनी लाइफ में, क्या हुआ नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है कि वो बीत गया, पास्ट हो गया है। प्रेजेंट में वो अपनी लाइफ को जिए और थर्ड पर्सन को बिना इन्वॉल्व किए, दोनों एडल्ट हैं। तो दोनों, तो मैं ये जानना चाह रही थी, तो दोनों जब एडल्ट हैं तो जो लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ रहे या नहीं रहे ये उनका डिसीज़न है, बिना कोर्ट में लड़े केस को ख़त्म किया जा सकता है। और यदि लड़का बोलता है कि तुम्हारा कुछ भी मेरे पास सामान नहीं है, तो उसने वो तो झूठ बोल रहा है, झूठ कोर्ट में बोला जाता है। लेकिन जब आउट ऑफ साइड कोर्ट के बाहर बात हो रही है तो वहाँ तो सच उसको बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्त्री धन के रूप में जो पैसा या जेवर या फिर और भी अन्य वस्तुएं जो है वो चाहे महिला के जो पत्नी है उनके मायके से या फिर स्त्री धन में वो भी शामिल है जो चीज़ उनके ससुराल वालों ने, पति ने, सास ससुर ने या अन्य रिश्तेदारों ने दिया है, उसको एज ए गिफ्ट दिया है, वो भी स्त्री धन के रूप में परिभाषित है। इसलिए जो है वो सारी चीज़ों को उस पर एकमात्र अधिकार वाइफ का ही होता है, इसलिए जो है उन सारी चीज़ों को पाने का भी अधिकार वाइफ को रहता है। जी सर मैं हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक चीज़ ये जानना चाह रही हूँ सभी से। आपने इस वीडियो में अपनी कन्वर्सेशन हमारी सुनी और देखी। आज आप ये सोचिए कि एक लड़की के माँ बाप जो लड़की के ऊपर खर्च करते हैं शादी में, और शादी के पहले जब तक वो उनके घर पर रहती है और शादी के बाद की रस्म, जब तक वो जिंदा रहते हैं तब तक सारी रस्म रिवाज भी निभाते हैं, एक्सपेंसेस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी लड़के वाले बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। तो ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि आपने शादी के बाद अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई अपनी वाइफ के प्रति। यदि आपने वाकई में निभाई और लड़की ने कुछ नहीं किया और लड़की ने कुछ नहीं किया, तो आप अपने आप से सवाल करिए कि आपके घर में आपकी माँ, सिस्टर, भाई है और आप ऑफिस में भी वर्क करते हो, तो वो आपके लिए क्या करते हैं जो आप लोग अपनी नई वाइफ को दे। आपने वो कितने दिन आपके रिलेशनशिप में और आपने उसके लिए क्या किया। एक लड़की आपकी रिटर्न सुन रही है तो क्यों सुन रही है, आपको मौका दे रही है तो क्यों दे रही है, सिर्फ रिश्ते के लिए। जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए खर्च कर सकते हैं, क्या जो लड़की आपके घर का काम भी करती है और आपके साथ रह रही है, वो क्या खर्च नहीं चला सकती, अपना चला सकती। वो रिश्ते को इम्पोर्टेंस दे रही है इसलिए वो चुप, जब तक वो चुप रहती है तब तक वो सुनती है, और जब वो सुनना बंद कर देती है तब अंजाम कोर्ट तक आ जाती है, बात घट जाती है, लाइफ स्पॉइल हो जाती है। इसलिए बिना
इसलिए यही कहेंगे, गलती ये थी दोनों की, ये आपस में बात करके सॉल्व करिए, न कि उसे बढ़ावा दीजिए, ना उसे उसकी इंसल्ट करिए, और ना तो अपनी फैमिली वाले को इंसल्ट करने का मौका दीजिए, और ना तो और उन्हें रोकिए। जो ऐसा कर रहे हैं आपके